हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। मेरा जन्म दौलतपुर गांव से मैं बिलोंग करती हूं, मेरा बेसिक वहीं से है और मैं लांबा फैमिली से बिलोंग करती हूं। मेरे फादर का नाम चौधरी ईश्वर सिंह लांबा था, लेट चौधरी ईश्वर सिंह लांबा। 2013 में वो एक्सपायर हो गए। मेरी माँ पिछले प्लान में सरपंच थी और उससे पहले मेरे दादाजी चौधरी प्रताप सिंह वो MLA रहे हैं। मेरे दादाजी के ब्रदर जो रण सिंह दादाजी वो 20 साल तक गांव के सरपंच रहे हैं। मेरे खुद के ताऊजी चौधरी कमल सिंह लांबा वो भी गांव के सरपंच रहे हैं। तो और मैं खुद स्वयं FC कॉलेज हिसार में कॉलेज राजनीति में रही हूँ और प्रेसिडेंट रही हूँ और मैं राइफल की बेस्ट शूटर भी रही हूँ। मतलब इवन मुझे मेरे टाइम में ऑल राउंडर बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज़ मिला हुआ है कॉलेज की तरफ से। तो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मेरे लिए राजनीति कुछ नई है। फिर मुझे जैसे यहाँ से रिश्ता गया और मतलब वो मेरा यहाँ रिश्ता तय हुआ तो मेरे फादर साहब ये सोचते थे कि चलो ठीक है एक अच्छे, क्योंकि दादाजी एक बहुत महान मतलब मानते हैं कि बहुत महान मानते क्या वो हैं ही महान, तो उनके परिवार से अगर रिश्ता जाएगा तो वो बहुत खुश भी हुए थे। उसके बाद मैं इस परिवार में हूँ और आप सबके सामने हूँ भी। अभी मुझे राजनीति करने का, राजनीति नहीं कहूँगी, समाज सेवा करने का जो मौका मिला है तो मैं उसे बखूबी निभाऊंगी। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं @सड़कनामा.com। आज @सड़कनामा.com की चुनाव यात्रा सिरसा लोकसभा क्षेत्र में है और मैं इस समय डवाली में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं सुनैना चौटाला और ये कहूँगा कि चौटाला परिवार में जो तीसरी महिला हैं जो राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया है और हाल ही में इनेलो ने इनको प्रदेश महासचिव बनाया है। चौटाला परिवार की मैं बात करूं तो नैना सिंह चौटाला है, वो डवाली से विधायक हैं। इसके बाद जो कांता सिंह चौटाला है उन्होंने भी राजनीति में जो प्रवेश किया है, उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और ये तीसरी महिला है चौटाला परिवार की। इनका मैं थोड़ा परिचय दूं तो ओम प्रकाश चौटाला से पहले चौधरी देवीलाल परिवार में विधायक रह चुके प्रताप सिंह चौटाला हैं, उनकी पुत्र वधू हैं। रवि सिंह चौटाला हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं। मैडम, आपने राजनीति में एंट्री की है, क्या मकसद इसको माना जाए? राजनीति में एंट्री का मकसद मेरा समाज सेवा से है और मैं समाज सेवा करना चाहूँगी। राजनीति एक ऐसा मंच है जहाँ से आप समाज की सेवा कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने कि ऐसा मेरा कोई राज करने का ही ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मानना जा सकता है कि जो इनेलो और जननायक जनता पार्टी कहीं ना कहीं अलग हुई तो जो नैना सिंह चौटाला थी वो जो पहले जो इनेलो का प्रतिनिधित्व कर रही थी और उसके बाद अब जो इनेलो चूँकि महिलाओं होने के नाते आपको जो इसमें मौका दिया गया है कि आप महिलाओं की प्रदेश में आवाज़ उठाएं। हाँ जी बिल्कुल, मुझे ये मौका मिला है कि महिलाओं की मैं आवाज़ उठाऊं और ना केवल अभी से, मैं मेरे कॉलेज टाइम में भी छात्र संघ के प्रधान रही हूँ अपने कॉलेज की 1995 में और मैं प्रधान भी रही हूँ, मैं फुटबॉल प्लेयर भी रही हूँ। आई वॉज ऑल्सो फुटबॉल प्लेयर। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी से जैसे ठीक है मुझे महिलाओं की समस्याओं के बारे में, क्योंकि एक मेरा महिला महाविद्यालय था तो महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में मैं अवगत हूँ शुरू से ही और अब मुझे मौका मिला है तो मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहूँगी। तो आप राजनीति में आई हैं और तो चुनाव को लेकर हम बात करें क्योंकि चुनाव का मौसम भी है, लोकसभा चुनाव है, तो चुनाव लड़ने के बारे में आप क्या बताएंगे? चुनाव लड़ने का मूड है आपका? देखिए मेरा मूड सिर्फ काम करने का है और जितना ज़्यादा मुझसे हो सकेगा काम करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मुझसे ज़्यादा मेरा काम बोले। अभी मुझे मौका मिला, पहले मैं कुछ करूँ उसके बाद ही मैं कुछ कह सकती हूँ। जैसे नैना सिंह चौटाला हैं वो चुनाव लड़ेंगी, ऐसा चर्चा भी है लोकसभा हिसार से वो चुनाव लड़ सकती हैं। आप भी जो आपका जो मायका है वो भी हिसार से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश के लोग हैं उस बात को भी जोड़ के देख रहे हैं कि नैना सिंह के सामने सुनैना सिंह चौटाला भी इनेलो से हिसार से उम्मीदवार हो सकती हैं। देखिए इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि जो पार्टी सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हैं, अगर मैं इस पार्टी में आई हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके
कहे हर बात को हुक्म मान के और मैं उनका पालन करूं। मतलब वो मेरे बुज़ुर्ग भी हैं और मुझे नहीं लगता कि अपने बुज़ुर्गों की कोई बात की अवहेलना करनी चाहिए। आपने बताया कि छात्र राजनीति में आप रही हैं और कॉलेज की प्रधान रही हैं, तो उस दौरान की राजनीति और अब जो राजनीति चल रही, कितना का आप अंतर मानती है दोनों में? बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है। 95 के बाद से आई थिंक कि बहुत ज़्यादा राजनीति में फ़र्क आया है। और 2005 के बाद तो देखो तो राजनीति का स्तर गिरता ही चला है। और अभी आपने बहुत सारे सीनियर लीडर्स बयान देते हैं, बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल बयान आते हैं, तो ऐसा सोच के बुरा भी लगता है। राजनीति का स्तर कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है जी। तो आप किस तरह की राजनीति चाहती हैं, कैसा होना चाहिए? महिलाओं को राजनीति में, बेशक ये दावा अनेक राजनीतिक पार्टियां करती हैं कि महिलाओं को राजनीति में जो 33% 50% आरक्षण होना चाहिए, 33% हर तीसरी जो टिकट है वो महिला को देनी चाहिए, लेकिन ये धरातल से कहीं परे है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो समीकरण होते हैं अलग अलग सीटों पर। आप क्या मानती हैं, महिलाओं को कितनी भागीदारी होनी चाहिए हर राजनीतिक पार्टी की बात करें? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे किया है। आज तक दावे सभी ने किए हैं, लेकिन महिलाओं को आगे लाने में बहुत लोग ऐसा करते नहीं, बहुत पार्टीज ऐसा नहीं करते। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल में आपने अभी खुद ही बोला कि तीसरी मैं महिला हूँ, तो आगे लेके आए हैं, तो इसीलिए मैं इंस्पायर्ड हूँ कि भी ठीक है, अगर महिलाओं को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है कि महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। आपने अभी क्वेश्चन किया कि आप क्या कुछ करना चाहेंगी, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे महिला आयोग के पास भी जाओ, अगर महिलाओं के लिए बातें सभी करते हैं लेकिन कर कोई कुछ नहीं पाता, तो मैं ये चाहूँगी कि मेरा काम बोले, ताकि मैं ये कह सकूँ कि मैं एक महिला हूँ और मैंने महिलाओं के लिए इतना सब कुछ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानती हैं कि जो प्रदेश में अगर महिला अपराध का अगर रिकॉर्ड देखा जाए या आंकड़े देखे जाएं, तो कहीं ना कहीं जो ये कालिक है, ये कहूँगा मैं, क्योंकि महिलाओं जो पूरे प्रदेश पे है वो जो कालिक पोती गई है एक तरह से। महिलाओं की हम बात करें तो, क्योंकि जो महिला अपराध है वो उस काफ़ी बड़ा है। बेशक सरकार दुर्गा शक्ति ऐप और महिला थाने तमाम सारी जो प्रयास कर रही हैं, लेकिन जो सच्चाई है या जो आंकड़े हैं उससे काफ़ी ये से साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो महिला अपराध है वो बड़ा है। तो इस अपराध को रोकने के लिए भी किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए राजनीतिक पार्टियों की ओर से? देखिए, सही बात है आपकी। अभी आपने पीछे ही देखा, जैसे महिलाओं पे लाठीचार्ज भी हुआ, स्टूडेंट्स पे, इवन बच्चों पे। और महिला अपराध का तो मैं शायद आप आंकड़े सब फेल कर दिए हैं इस बीजेपी गवर्नमेंट ने। और कहा यह जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मात्र एक स्लोगन बन के रह गया। ना तो बेटियां बचाई जा रही हैं, ना बेटियों को पढ़ाने के लिए कुछ अग्रसर कदम उठाए जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो महिलाएं हैं, सबसे पहला तो उनका सुरक्षा का, लड़कियों की सुरक्षा। मेरी माताओं बहनें जो वर्किंग हैं, जो जाती हैं, इवन जो घर में है वो भी सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा का सबसे मेन मुद्दा हो जाता है। सबसे पहले तो वो सुरक्षित हों, और उसके लिए जैसे महिला थाने हर हलके में होने चाहिए, ताकि उनको सुविधा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सुख सुविधा ले सकें। और वहाँ पे उनकी, वहाँ जाके भी FIR अगर लॉन्च नहीं हो पाती है, कई मेरे अनपढ़ महिलाएं, उनके लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वीकली उनसे आके ये सवाल किए जाएं कि आपको कोई, उनकी समस्याओं को पूछा जाना चाहिए। जो वर्किंग है वो सब तो अपना जाके करा देंगे, जो पढ़े लिखी हैं। जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, जो मेरी माताएं हैं, अभी आप रेशो देखोगे तो बहुत कम है, ऐसे अपने इस साइड तो बहुत कम है जो इतने शिक्षित हों, बुजुर्ग जो हों। तो उनके लिए ये सब होना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं पार्टी में आती हूँ, अगर ये पार्टी आती है सत्ता में, तो इतना सब कुछ तो ज़रूर होना चाहिए। चौटाला परिवार की हम बात करें तो जो ये कह सकते हैं कि जो ये चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी बनने के बाद ये पहला चुनाव है जो इनेलो और जननायक जनता पार्टी दोनों लोकसभा चुनाव लड़े। ये कह सकते हैं कि संकट की घड़ी जो चौटाला परिवार पे है, आप भी राजनीति में आए हैं, इसको उभारने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए जी, संकट तो आते जाते रहते हैं। मैं ये कहूँगी, जैसे पतझड़ का मौसम भी आता है, वृक्ष से पत्ते उतर भी जाते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं। तो मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना चाहूँगी, मैं अपील करना चाहूँगी कि 15 साल तक जिस पार्टी को एक कार्यकर्ता
सींचता रहा है, वो इस पार्टी को अब जब मौका आया है तो मेरी ये अपील रहेगी कि अभी आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि इस 15 साल तक जो आपने मेहनत की है उसको व्यर्थ ना जाने दें। महज कुछ चीज़ें हो जाते हैं, कुछ गलत फहमियाँ भी लगा लो या कुछ भी संकट आ जाता है, लेकिन उस संकट की घड़ी में डगमगाएं ना और पार्टी का डट के साथ दें। आप जो ये कहूँगा कि हालांकि सवाल व्यक्तिगत है, लेकिन ये जो दूरियां हुई कहीं ना कहीं, हालांकि ये जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई कि क्या कारण रहे, क्या जो कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग रही, तो इसको क्या माना जाए? कहीं ना कहीं जो ये गैप रहा, मैं ये कहूँगी जी, अगर सही मायने में अगर पूजनीय दादाजी, आदरणीय जो महान नायक, उनसे अगर सही मायने में अगर हम कुछ सीखें तो हमें त्याग सीखना चाहिए। अगर आप में त्याग की भावना नहीं है तो आप महान नहीं कहला पाएंगे। आप कितने भी उदाहरण ले लें, तो यहाँ अपने निजी सब बातों को छोड़ के एक जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है, कम से कम उनके बारे में सोच के, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जो हुआ वो गलत हुआ, आप मानती हैं? बिल्कुल, मैं मानती हूँ। एक कोई परिवार टूटता है तो वो उससे बड़ा गलत चीज़ नहीं हो सकती, नहीं टूटना चाहिए, कोई भी है वो। ये एक इसलिए थोड़ा हाईलाइट है कि क्योंकि ये राजनीतिक परिवार है। वैसे तो देखो हर परिवार में होता है, दो भाई भी अलग होते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है ये, लेकिन इस समय में नहीं होना चाहिए था, मैं ये मानती हूँ। तो क्या लगता है क्या परफॉर्मेंस रहेगी इनेलो की इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल इस चीज़ के लिए मशहूर है कि उसका कार्यकर्ता बहुत अडिग है और बहुत मेहनती है, तो मेहनत आपको दिखेगी और लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बाकी रही बात गठबंधन वगैरह की, तो वे तो सब होते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। पहले हो गया था, जींद इलेक्शन में भी हो गया था, उसके बाद फिर सुना था नहीं होगा, अब फिर से हो गया, तो ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना है। ये थी मेरे साथ सुनैना सिंह चौटाला। हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।